हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग अगले पार्ट की तरफ बात करेंगे। हमारा जीएस पेपर 2 यूनिट 2 आज शुरू होने वाली है। विश्वास करिए, यह यूनिट से एक क्वेश्चन हर साल एक सवाल आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, लेकिन एक क्वेश्चन का वेटेज इस यूनिट से दिखता है। जिस तरह ये यूनिट आगे बढ़ेगी ना, कुल मिला के 5-6 लेक्चर्स आएंगे, तो उन सभी लेक्चर्स में हम लोग अच्छे से उन क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के आए हैं, वो देखा जाएगा। और उसके बाद ये देखा जाएगा कि यहाँ से हम लोग ऐसा क्या करें कि आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्या करंट अफेयर के कितने पुट शामिल करने हैं, हर चीज़ पे बहुत बेहतर डिस्कशन होगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, आपको जुड़ना है अच्छे से और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ और क्लास की जानकारी आपको आसानी से मिलती रहती है। एक बात और है, अगर आपको आपकी तैयारी से संबंधित कोई समस्या आती है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, फ़ोन नंबर है, उस पर आप मुझे चाहे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज, और हम लोग बात करेंगे जीएस पेपर 2 यूनिट 2 की। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जीएस पेपर 2 यूनिट 2, तो यूनिट 2 कहती क्या है, आइए देखें। संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, मतलब जो संघ है मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उनके क्या कार्य हैं, उनके क्या उत्तरदायित्व हैं, संघीय ढांचे से संबंधित क्या विषय हैं, उनकी चुनौतियां क्या हैं, ठीक। उसके बाद स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उनकी चुनौतियां। कुल मिला के यहाँ पे जो है वो केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में बहुत डिटेल में बात करनी है कि जो राज्य है या जो संघ है, जो राज्यों के साथ उनका क्या कार्य है, उनके उत्तरदायित्व क्या हैं। संघीय ढांचा, जैसे आप जानते हैं पूरा संविधान हमारा संघीय ढांचे पे है, उससे संबंधित कौन कौन से विषय हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं केंद्र और राज्य के अंदर दोनों में, शक्तियों को लेके, प्रशासन को लेके, वित्त को लेके, इन तीनों मुद्दों पे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। उसके बाद स्थानीय स्तर पर जो राज्य सरकारें होती हैं वो अपने शक्तियों का या अपने वित्त का कितना हस्तांतरण कर पाती हैं, और जो स्थानीय स्तर पर सरकारें हैं उनके समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ स्पष्ट हैं, ठीक है। यही इतना हमारा जीएस पेपर 2 का यूनिट 2 लगता है। आप देखते होंगे यहाँ से हर साल आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो जिस टाइप से हम टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे उस टाइप से क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2014 के बाद से 2022 तक, हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे और उस पर आंसर राइटिंग करी जाएगी, ठीक है। लेकिन बस आपको क्या करना है, चीज़ों को बहुत अच्छे से एज इट इज़ नोट्स बनाते रहना है, जिससे क्या हो, जो भी आपका क्या है ना, एक बेसिक्स बहुत अच्छे से रेडी होता जाए। विश्वास करिए, सिलेबस अगर अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो यूपीएससी में उतना जो है आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं आगे संघ और राज्य की। देखिए, संघ और राज्य जो हैं, मतलब संघ मतलब केंद्र सरकार और राज्य मतलब राज्य विधानमंडल, जितने भी राज्य हैं उनके विधानमंडलों की बात होगी। जब भी बात होगी राज्य, तो यहाँ पे राज्य आप राज्य समझिएगा, पूरे भारत को नहीं समझिएगा। यहाँ भारत का मतलब संघ है, ठीक। चलिए, नंबर 1, यहाँ पे जो शक्ति विभाजन की संवैधानिक व्यवस्था क्या है ये समझेंगे हम लोग। उसके बाद संसद की विधायी शक्ति की सीमाएं कितनी हैं। क्या ऐसा है कि संसद के पास पूरी शक्ति है। हमने लास्ट सेशन यूनिट 1 में यही देखा कि उसके पास विधायी शक्तियों पे किस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, किस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे की अवधारणा दी। तो वो कहीं ना कहीं क्या दिखाता है कि संसद की जो विधायी शक्ति है उसकी भी सीमाएं हैं, वो कहीं ना कहीं जो संविधान है उसके चारों तरफ से बंधी हुई है। अगली हम बात करेंगे केंद्र और राज्य में प्रशासनिक संबंध कैसा है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या समझेंगे कि संवैधानिक व्यवस्था क्या है, फिर संसद की विधायी शक्तियाँ, फिर केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध कैसे हैं, और फिर केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध कैसे हैं। उसके बाद अंत में क्या होगा, जो राज्य सरकारें हैं वो स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण कैसे करते हैं, ठीक। इस पे बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने जो बताया यूनिट जो 2 है हमारी, पूरा इन्हीं 5 मुद्दों पे आती है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि केंद्र राज्य के शक्ति की संवैधानिक व्यवस्था क्या कही गई है, मतलब संविधान में क्या व्यवस्था की गई है कि जो केंद्र है और राज्य है उनकी शक्तियाँ कैसे बांटी जाएंगी। तो हम लोग को पता है अच्छे से कि 7वीं अनुसूची उसी पे है, जिसमें संघ है ना, संघ सूची है, राज्य सूची है, उसके बाद
एक समावर्ती सूची है, अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बात की गई है। अब कुछ अनुच्छेद हैं, देखिए टोटली यहाँ पे क्या करना है, हमें अनुच्छेद को उठाना है, टॉपिक्स को उठाना है और चीज़ों को एनालिसिस करते हुए चले जाना है, बस यही करना है। टोटली ये मान के चलिए ये जो पॉइंट है ये पॉलिटी से एकदम गहन और बहुत ही गहरे स्तर पे जुड़ता है। जैसे सबसे पहले एक अनुच्छेद देखते हैं, पहले नीचे देखिए दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 245(1) और दूसरा है अनुच्छेद 245(2). अब 245(1) क्या कहता है, संसद संविधान के अधीन रहते हुए संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकती है। संसद के अधीन मतलब जो संसद है वो संविधान के अधीन रहते हुए पूरे संपूर्ण भारत में कानून बना सकती है। तो क्या यह राज्य के जो मतलब जो राज्य की अनुसूची है, या जो आप कह सकते हैं कि जो राष्ट्र की जो राज्यों को पावर दी गई है, क्या उस पर भी संसद कानून बना सकती है, इस बात को देखना होगा। अगर ऐसा बात कहा गया तो कुछ ना कुछ तो होगा, आगे देखेंगे हम लोग। अगली बात कहा जाता है 245(2), किसी राज्य का विधानमंडल अपने पूरे राज्य या उसके किसी भाग के लिए इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते कानून बना सकती है। मतलब राज्य के अगर कोई विधानमंडल है तो पूरे राज्य या उसके किसी भाग को लेके संविधान में जो भी उपबंध दिए गए हैं उससे संबंधित वो कानून बना सकती है। ठीक है, अब ऊपर देखेंगे कि क्या क्या बातें हैं। जैसे अनुच्छेद 246(1) में कहा गया है कि यह संघ सूची बताएगा, और संघ सूची के जितने भी विषय हैं संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है संघ सूची के। ये किस अनुच्छेद में बात कही गई है, अनुच्छेद 246(1). अब 246(2) में क्या बात कहा गया है, समवर्ती सूची की बात कही गई है। समवर्ती सूची मतलब हो गया जिसमें संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल दोनों बना सकते हैं। ठीक, तो अगर मान लीजिए कोई बात ओवरलैप होगी तो मतलब कि राज्य और जो संसद है दोनों ने उसी पे कानून बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, बातें उलट हो रही हैं या थोड़ी सी समस्या आ रही है, तब उसका कैसे होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। अगला देखते हैं अनुच्छेद 248(1), इसमें अवशिष्ट शक्तियों का जिक्र किया गया है, और अवशिष्ट शक्तियों में सीधा कहा गया है कि जो केंद्र सरकार है सिर्फ वो क्या कर सकती है, अवशिष्ट शक्तियों पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 ये क्या कहता है कि जब भी आपातकाल की स्थिति होगी तो वहाँ पे जो भी कानून बनाएगा वो सिर्फ केंद्र बनाएगा, राज्यों से वहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में ही ये व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 253 की बात देखें तो इसमें कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत कोई भी कानून बनाता है तो उस पर कौन बनाएगा, केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, उसके अलावा कोई और कानून नहीं बना सकता है। तो ये क्या था, हमारे केंद्र और राज्य के शक्ति में संवैधानिक व्यवस्था। ये तीनों व्यवस्था 7वीं अनुसूची से लगती हैं, उसके बाद कुछ अनुच्छेद और हैं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या ऐसी बातें हैं जो हमें जानना जरूरी है और क्वेश्चन किस हिसाब से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2014 का एक क्वेश्चन लिया है मैंने, देखिए, यद्यपि संघात्मक सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है। संघात्मक सिद्धांत मतलब जानते हैं कि संघ है भारत और राज्यों उससे जुड़े हुए हैं, ठीक, और यह सिद्धांत संविधान के आधिकारिक लक्षणों में से एक भी है, सही बात है, किंतु यह उतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान के अधीन संघात्मक व्यवस्था केंद्र की पक्ष में झुकी हुई है। यह एक ऐसा लक्षण है जो प्रबल संघात्मक परिकल्पना का विरोध में है। चर्चा कीजिए। कुल मिला के सवाल ये कह रहा है, देखो भैया सब कुछ ठीक है, संघवाद है, संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन जो केंद्र है उसकी शक्तियाँ कहीं ना कहीं ज़्यादा हैं और संविधान जो है वो केंद्र की तरफ ही झुका है, और जो हमारा संघात्मक व्यवस्था है वो केंद्र की तरफ ही झुका है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जो संघात्मक परिकल्पना है उसके विरोध में ये बात कही गई है, क्योंकि संघात्मक का मतलब यही हुआ राज्यों को भी शक्तियाँ दी जाएँ और राज्यों को और संघ को दोनों को मिल के काम किया जाए। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि संविधान पढ़ने से कि केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ और पूरी तरह से जो संघात्मक प्रणाली है वो केंद्र की तरफ झुकी हुई है। अब इन उत्तर का जो इन सवाल का जो उत्तर हमें मिलेगा वो कैसे मिलेगा, वो यही सब तो उत्तर दे रहे हैं, है ना, सीधी सी बात है कि हाँ भैया ऐसी बात है। अब आगे भी देखते हैं कि आगे कौन से मुद्दे हैं और किन मुद्दों पे हमें चर्चा करनी है। आइए अब हम लोग बात करेंगे केंद्र को सर्वोच्च विधायी स्थिति प्रदान करने वाले प्रावधान। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे भैया ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो संघीय व्यवस्था के साथ साथ
पूरी तरह से लगता है कि जो केंद्र का मामला है वो झुका हुआ है पूरा, है ना, उस पर ज़्यादा ताकत दी गई है केंद्र को। कौन कौन से मुद्दे हैं आइए देखते हैं। पहला, कुछ बातें आप इंट्रो में इसको लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाए जाने के फलस्वरूप केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, किंतु इस विभाजन में भी केंद्र की तरफ से विधायी शक्तियों का झुकाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो कहाँ कहाँ दिखाई पड़ता है यही देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 368 की। देखिए, अनुच्छेद 368 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें सीधा सीधा बात यही कहा गया है कि संविधान का जो संशोधन है उसको चुपचाप कौन करेगा, सिर्फ केंद्र करेगा, राज्य विधानमंडल को ये शक्ति नहीं है। यही बात कही गई है। अनुच्छेद 368 क्या कहता है, केंद्र को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्य विधानमंडलों को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सर्वोच्च विधायी स्थिति है कि नहीं है, बोलिए ना, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है सर। लेकिन हालांकि संघीय ढांचे से संबंधित संशोधन विधेयक पर आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति ही आवश्यक है, जो केंद्र की तुलना में अत्यंत कम है। देखो, अगर ना एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई संघीय ढांचे से संबंधित कोई संशोधन है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, है ना, तो राष्ट्रपति के चुनाव में आप जानते हैं जितने भी राज्य विधानमंडल हैं वो भी शामिल होते हैं। अब मान लीजिए जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें कोई परिवर्तन करना है, उसमें कुछ संशोधन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी राज्य हैं उसमें से आधे राज्य, कम से कम आधे राज्य ऐसे हों जो उसकी स्वीकृति दे दें। किसकी? कि जो संसद संशोधन करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा ना कि सिर्फ आधे राज्य हैं, तो यहाँ पे भी देखा जाए तो केंद्र का पक्ष मजबूत है। तो यही बात कह रहा है कि अगर संघीय ढांचे को ही संबंधित कोई संशोधन लाना है तो वहाँ पर भी सिर्फ आधे राज्यों की जरूरत पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये क्या है, केंद्र को सर्वोच्च विधायी शक्ति यहाँ पे भी मिलती है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 250। देखिए ये क्या कहता है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाकर उसे पूरे देश में लागू कर सकती है। अब देखिए आप, अनुच्छेद 250 मैंने क्या बोला, राष्ट्रीय आपातकाल है, लेकिन संसद जो है वो अब राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाएगी और पूरे देश में लागू कर सकती है। किसी भी राज्य के पास इतनी ताकत नहीं है कि उसको रोक ले, लेकिन वह कानून तब तक लागू रहेगा जब तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, फिर वही बात कहूँगा, सर्वोच्च विधायी शक्ति किसको मिलती है, केंद्र को। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 254। ये क्या कहता है, राज्यों द्वारा बनाया गया कोई कानून केंद्र द्वारा बनाए गए कानून का कोई भाग का उल्लंघन करता हो तो राज्यों द्वारा बनाया गया वह कानून विरोध की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 254 स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य भैया चलो कोई कानून तुम बना दिए, ठीक है, लेकिन उस पर केंद्र का भी कोई कानून है ना, केंद्र का भी कोई कानून है। तब ये पता चला कि राज्य का कुछ कानून ऐसा है जो केंद्र के विरोधाभास में है, उसके विरोध में है, तब क्या होगा, जो राज्यों का कानून होगा वो क्या हो जाएगा, विरोध की मात्रा तक शून्य हो जाएगा। ये बात सीधा सीधा हमारे अनुच्छेद 254 में है। अगर कोई बात संविधान में ही ऐसी लिखी है तो क्या हो गया, फिर से वही, केंद्र सर्वोच्च विधायी शक्ति प्राप्त कर लेगा, बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं क्या है, संघात्मक जो प्रणाली है उसमें केंद्र की तरफ झुकाव, एकदम स्पष्ट झुकाव हमें देखने को मिलता है। अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे अनुच्छेद 3 पे। देखिए अनुच्छेद 3 सबसे शुरुआती अनुच्छेदों में से है, आप जान रहे हैं, लेकिन इसका ना बहुत बड़ी बात कही गई है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, संसद साधारण बहुमत से राज्यों का पुनर्गठन, राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, नामों तथा सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है। कैसे साधारण बहुमत से, मतलब जब भी संसद का मन किया किसी राज्य का नाम चेंज करना है, उसकी सीमा चेंज करनी है, उसमें वर्तमान राज्यों में कोई टुकड़े करने हैं, पुनर्गठन करना है, कुछ भी करना है, संसद सिर्फ साधारण बहुमत पास करेगी और तुरंत क्या होगा, वह कानून लग जाएगा। ये कितनी बड़ी शक्ति है, आप सोच रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के मुझे 4 टुकड़े करने हैं तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, एक साधारण बहुमत लेकर आऊँगा और उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े हो जाएंगे, इतने बड़े राज्य के 4 टुकड़े हो जाएंगे। जबकि राज्यों का मत जानने का प्रावधान है लेकिन संसद बाध्य नहीं है, है ना, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आप बताइए
अगर ऐसी शक्ति किसी के पास है तो वो क्या है, सर्वोच्च विधायी शक्ति स्थापित नहीं कर रहा है। ये कहाँ लग नहीं रहा कि भैया टोटल जो हमारा संविधान है, जो संघीय व्यवस्था है, वो पूरी तरह से केंद्र की तरफ झुकी हुई है। आप स्पष्ट है कि नहीं? तो आप ये बताएंगे कि हाँ ऐसा है, लेकिन लेकिन अब क्वेश्चन देखते हैं। 2014 का जो सवाल आया था उसमें क्या कहा गया है, जो प्रबल संघात्मक की परिकल्पना के विरोध में है, चर्चा की है। तो आप बताएंगे कि यह प्रबल संघात्मक की परिकल्पना विरोध में नहीं है। हम विरोध तो कर ही नहीं सकते यार, संविधान का विरोध तो कर ही नहीं सकते। हम सीधा सीधा ये कहेंगे कि भैया देखिए ऐसा है, लेकिन यह हमारे संविधान की विशिष्ट लक्षण है जो किसी और संविधान में नहीं मिलता। ठीक, क्योंकि हमारे भूतपूर्व लक्ष्य कुछ ऐसे अनुभव थे जिससे हमें केंद्र को मजबूत बनाना पड़ा, और कहीं ना कहीं संघात्मक व्यवस्था में केंद्र को मजबूत बनाना आवश्यक था उस परिस्थितियों के अनुसार। हालांकि संविधान में ऐसे भी प्रावधान है कि धीरे धीरे उन बातों को जाके केंद्र को अधिक स्वायत्तता दी जाएगी। ये भी बात हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये बात एकदम क्लियर हुई है आपको। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है, फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद 3 कहता है संसद साधारण बहुमत से राज्यों का पुनर्गठन, नए राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र नामों तथा सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार रखती है, जबकि राज्यों का मत जानने का प्रावधान है, लेकिन संसद उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला, अनुच्छेद 249। ये क्या कहता है, देखो 249 में बहुत ही अच्छी खूबसूरती है कि मान लेते हैं कि दो राज्य हैं और दो राज्य ये कहते हैं कि भैया हमारे लिए कोई कानून बना दीजिए। ठीक, वो तो अलग की बात हो गई। या कभी कभी क्या होता है ना, जो राज्यसभा है वो अपने विशेष बहुमत, ध्यान रखिएगा विशेष बहुमत, यही सब बातें हमें ध्यान रखना है। विशेष बहुमत आप जब भी अपना नोट्स बनाइएगा वहाँ पे इसको गोला कर लीजिएगा, है ना। तो क्या होगा ना, वो चीज़ एकदम क्लियर रहेगी। या फिर आप हाईलाइटेड यूज कर लेते हैं कि राज्यसभा विशेष बहुमत, यूपीएससी प्रीलिम्स में देगा तो यहाँ क्या लिख देगा, साधारण बहुमत, है ना। और जहाँ भी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन है तो गलत हो जाएगा उत्तर, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ देखिए साधारण बहुमत की बात कर रहा है, यहाँ विशेष बहुमत की बात कर रहा है। तो हमें थोड़ा सा क्या रहना है, एकदम क्लियर रहना है, क्लियर टू कट बात करनी है। अनुच्छेद 249 क्या कहता है, राज्यसभा विशेष बहुमत से किसी राज्य सूची के विषय को, है ना, किसी राज्य सूची का विषय, ध्यान से सुनिएगा, राज्य सूची का विषय को राष्ट्रहित के लिए घोषित कर दे कि भैया ये तो राष्ट्रहित की बात है, और राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से कहे तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। अब मेरा जो सवाल है वो ये है, भैया राज्यसभा ही क्यों, लोकसभा क्यों नहीं कर सकती? अगर लोकसभा विशेष बहुमत से उसको राज्य सूची को पारित करेगी और कहेगा कि ये राष्ट्रहित का बात है, तो क्या ये माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, और राज्य सूची में अगर कोई मतलब है तो वो राज्यसभा से मतलब होना चाहिए। लोकसभा तो केंद्र का है ना, इसीलिए राज्यसभा विशेष बहुमत से पार करे तभी माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, लोकसभा से नहीं। ठीक, अगर वह घोषित करे तो संसद उस विषय पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, जबकि यह कानून सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही लागू होगा। याद रखना कि अगर राज्यसभा विशेष बहुमत से किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रहित के लिए घोषित करे तो जो कानून बनेगा ना वो 1 वर्ष के लिए ही लागू होगा, लेकिन राज्यसभा क्या कर सकती है, प्रस्ताव पारित कर सकती है और एक वर्ष बढ़ाकर उसको प्रभावी, जैसे मतलब अभी बनाया फिर 1 साल बाद वो खत्म होने वाला होगा, फिर प्रस्ताव ला दिया नहीं इसको 1 साल और बढ़ाओ, फिर अगले साल 1 साल और बढ़ाओ, ऐसे करके अनिश्चित काल के लिए उसको बढ़ाया जा सकता है। और इससे क्या होगा, कहीं भी ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी जब लगे हमें कि क्या हो रहा है, हमारे कानून का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सब जो हमने अब आज देखा, उन 368, 250, 254, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 249, ये सब क्या है, ये सब यही तो है कि कहीं ना कहीं जो संघात्मक व्यवस्था है वो केंद्र के पक्ष में झुकी हुई है। 2014 का सवाल अब आप आराम से सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, कुछ बातें और हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन ये बताइए, बात क्लियर हो रही है ना कि हाँ बिल्कुल आ रहा है।
और कुछ बातें ये वाली भी आप लिख सकते हैं कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को ही प्राप्त हैं, तो ये संवैधानिक व्यवस्था में है, तो सीधी सी बात है भैया, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य को क्यों नहीं मिली? कुछ शक्तियाँ तो मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं दिया, क्योंकि केंद्र के पास ही हैं। आपातकाल की स्थिति केंद्र के पास है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते की स्थिति केंद्र के पास है। ये संवैधानिक व्यवस्था है और ये पूरी तरह से किसकी तरफ झुकी हुई है? बोलिए, संघ की तरफ। ठीक, तो मुझे लगता है आज के सेशन में बस इतना ही। ठीक है, अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे कि क्या सच में जो जो संसद है उसके पास इतनी शक्ति है, निरंकुश शक्तियाँ प्राप्त हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन प्लीज़ बस एक ही काम करिएगा, आप सर इस सेशन को ज़रूर से अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ठीक है, जो टारगेट है उस टारगेट पे मैं अपना जो भी मेरा मंतव्य है, जो मैं इस टारगेट को लेके चल रहा हूँ, इसको मैं पूरा करूँगा। आप सब बस साथ में रहिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। 2023 बहुत नज़दीक है। चलिए अगले सेशन में फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।